प्रेजेंट मैम। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो उसमें हमने जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंतर्गत कुछ कंपनीज पढ़ी थी कि कौन कौन सी कंपनी होती हैं। नाउ लेट्स गो अहेड सम अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज। जो हमने कंपनीज एक्ट है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनी है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, पब्लिक, प्राइवेट, वो सारी हमने पढ़ी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अदर टाइप्स की भी जो कंपनीज हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज सच एज स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमने पब्लिक कंपनीज होती हैं उसके अंतर्गत। ठीक, नाउ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इसमें हमने बैंकिंग कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा था जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। नाउ प्रोड्यूसर कंपनीज, इलीगल कंपनीज। जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करके उसके जो ऑनर्स होते हैं या जो उसके कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसी कोई सब्सिडरी या कोई एसोसिएटेड कंपनी बना लेते हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती और अपने जो हमने बताया था कि फंड्स वगैरह को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। कल हमने इसका एक केस भी देखा था। तो इस तरह की कुछ कंपनीज होती हैं उनको इलीगल कंपनी बोलते हैं। जैसे बहुत से स्कैम वगैरह होते हैं तो इसी तरह की कंपनीज में लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं। एंड unregistered companies. So there are these types of companies which we will go through in the next topic. चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? स्टैट्यूटरी से मतलब होता है, स्टैट्यूटरी होता है आपका कुछ लेजिस्लेचर, मतलब कि आपका कानूनी, आपके इसमें कुछ कानूनी तौर पर जो फ्रेम होती है, कुछ स्पेशल एक्ट या स्पेशल लेजिस्लेचर होते हैं जिसके अंतर्गत 20 टाइप की कंपनी फ्रेम होती है। सो व्हेन ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड by passing a special act at the legislature, it is called as statutory company. लेकिन जब कोई कंपनी किसी स्पेशल एक्ट और कानून के तहत फ्रेम होती है, जब बनाई जाती है, तो हम उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। इसमें देखिए ये स्पेशल एक्ट ऑफ कानून के तहत तो है, लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा, वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। मतलब कि कंपनी एक्ट के किसी भी एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी बनती है, जैसे कोई कानूनी तौर पर या कोई स्पेशल कानून या कोई स्पेशल नियम है रूल्स के तहत, लेकिन जो कंपनी एक्ट के रूल है वो उस पर एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। तो दो प्राइमरली दे आर गवर्न अंडर द स्पेशल एक्ट, अब भले ही स्पेशल एक्ट के तहत गवर्न होती हैं, बट
they are still the Companies Act 2013 will be applicable to them। लेकिन तब उन पर जो कंपनी एक्ट 2013 है वो उन पर लगेगा, तो गवर्न होंगी वो स्पेशल एक्ट के तहत। हाँ, स्पेशल एक्ट के तहत का मतलब ये है कि हो सकता है उनको कुछ अलग तरह के फैसिलिटीज गुड या मॉर्निंग कुछ सर। ऐसी सब। गुड मॉर्निंग चंद्रमणि। कुछ स्पेशल फैसिलिटी या कुछ अलग तरह की कुछ विशेष सुविधाएं मिल सकती हों, लेकिन उसमें कंपनी एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। इसी तरह से देखिए, जो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जैसे जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, these companies are formed mainly with an intention to provide the public services like gas, water, electricity, etc। अब आप देखते हैं कि कभी कभी जो गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है, ये पब्लिक कंपनी ऐसी है जो स्पेशल एक्ट के तहत आती है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो पब्लिक होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके तौर पर आती है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ स्पेशल रूल्स लगाती है। अगर इनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए, अगर जैसे हम वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी को, अभी जैसे हमारे के पास जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को अब कई स्टेट्स में क्या किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दिया जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट के हाथ में था तो स्पेशल एक्ट के तहत आप क्या देखते थे कि बहुत दिनों तक तो आप बिल नहीं पे कर सकते, फिर गवर्नमेंट कई तरह की फैसिलिटी दी कि आप कम पैसा पे कीजिए, इसके बाद आपका कनेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। ये इस तरह से बहुत अब फैसिलिटी चलती थी। अब लेकिन जैसे ही ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो गई, अब जब ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगी तो अब क्या है, देखिए अब प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, जैसे गैस भी है, अब आपका प्रीपेड गैस कनेक्शन चल रहा है। जो गैस पाइपलाइन है ना वो बिछ गई है, तो ये प्रीपेड में क्या होता है, अब आपको पहले पैसा देना होगा। जैसे गवर्नमेंट की चीजें होती हैं जिसमें आप बाद में पे करते हैं, लेकिन अब जब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगी तो आपको इसमें पहले पे करना पड़ा। कानपुर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर आपका गैस पाइपलाइन बिछ गई है, जिसकी वजह से अब वो प्रीपेड गैस कनेक्शन हो रहे हैं जिसमें आपको यूनिट वाइज गैस मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम यही चीज हो गई है। वाटर, अब क्योंकि वाटर के बगैर आदमी का काम नहीं चलना है, तो उसमें भी कुछ दिनों बाद अगर यही कंडीशन नहीं तो हो सकता है उसको भी आपको प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोगों को जो इस तरह के जो फैसिलिटीज होती हैं या जो रिसोर्सेज होते हैं उनका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। अब गवर्नमेंट इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं जैसे गैस की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे एक और है रेलवे, तो ये कंपनी इनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कि जैसे रेलवे का आप देखें तो जो फेयर होता है वो आमतौर पर जो प्राइवेट फेयर होता है उससे चीपर होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के जो कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज, उनके जो प्राइसेस होते हैं रादर देन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनसे कम होते हैं। ठीक, तो ये क्यों ऐसा कम होते हैं? क्योंकि वो स्पेशल एक्ट के तहत फ्रेम होते हैं और उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज या स्पेशल आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। सो दीज कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन। इनको अभी जो हम लोग ये वर्ड पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेशन, हम इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे आगे कि कॉर्पोरेशन क्या होता है और इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो जो इस तरह की कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी होती है वो मोस्टली इनको या तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं या हम बोल सकते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक, अब जैसे अभी तक जो डिफेंस सेक्टर था वो क्या था, पब्लिक कॉर्पोरेशन था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने उसको मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया है। तो जो पहले के रूल थे अब जो रूल होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो द एग्जाम्पल ऑफ सच कंपनीज इन इंडिया वुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, FCI, LIC। जैसे आप यहाँ पर ये LIC का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं तो LIC का अभी तक जो 1990 के पहले था और जो 1956 का एक्ट था, तो LIC किसमें पूरी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थी, लेकिन अब उसका मोर देन 96% जो है जो उसकी ऑनरशिप है वो अब तक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई है। तो इससे क्या है, अब वो जो है आपकी प्राइवेट कंपनी में चली गई। तो जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है, मोस्टली आपकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कंपनीज होती है वो आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी के अंतर्गत आती है। जैसे जैसे आपका जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो कम होता चला जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट का आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल या गैस में आपको सब्सिडी मिलती थी,
अब भले ही गवर्नमेंट को गैस अगर महंगी मिल रही है तो वो जानती है कि हमारे यहाँ की पीसीआई कितनी है, हमारे यहाँ के जो पॉपुलेशन है उसकी पीसीआई कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो गैस पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो जैसे अभी आप जितना गैस लेते हैं ना इसमें सब्सिडी मिलती है, तो ये क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। लेकिन यही अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाएगी तो फिर आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट फिर नहीं मिलेगा। ठीक, सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपनी आरबीआई हो गई, आपके एफसीआई। एफसीआई का मतलब क्या है, जो आपको गवर्नमेंट ने अभी फ्री में जो अनाज चावल गेहूँ ये दे रही है ना, तो ये आपका क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल एक्ट के तहत की फ्रेम कंपनी है कि अगर कभी हमारे पॉपुलेशन को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशल एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, नाउ तो ये हो गया हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कंपनी कौन सी होती है, अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 including the companies which are earlier registered under any of the previous company are called as incorporated or registered company। ऐसी कोई भी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। इसके अलावा अगर वो पहले कभी भी रजिस्टर रही है, ऐसा नहीं कि 2013, मतलब कि जो इसके पहले चलता था 1956, अगर उसमें भी कभी वो रजिस्टर्ड रही है तो वो भी उसमें आ जाएगी। तो इस तरह की जो कंपनी होंगी वो कहलाएंगी आपकी रजिस्टर्ड कंपनी या आपकी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो all those companies which don't fall under the above categories are called unregistered company। अब बात करते हैं अनरजिस्टर्ड कंपनी कौन, तो जो ऊपर के दोनों हैं, कौन कौन से, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी, इन दोनों में जो कंपनी नहीं होगी वो कहलाती है आपकी अनरजिस्टर्ड कंपनी। जैसे आपको अगर कोई बिजनेस चलाना है तो आपको क्या, कंपनी एक्ट के अंतर्गत आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे हमने 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, इनके भी अलग अलग एक तरह के पार्ट बताए थे। तो उसके अलावा जो कंपनी होती हैं, एक तरह से ये मानिए कि जो कोई भी कंपनी अगर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है वो सारी कंपनी आपकी आएंगी अनरजिस्टर्ड। इसके पहले हमने जितनी भी कंपनी बताई वो क्या था कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड थी, तो वो सारी उनके अलग अलग फॉर्म थे। और जो इसके अलावा जो बचती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती, सिंपली सा जो कंपनी एक्ट 2013 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, ऑल दोज कंपनी विल बी कॉल्ड एज ए अनरजिस्टर्ड कंपनी। तो ये हो गए आपकी अनरजिस्टर्ड कंपनी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 उसके सेक्शन 2 और सब सेक्शन 45 के अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया है। तो उसमें गवर्नमेंट कंपनी की क्या डेफिनेशन दी गई है, तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी एक LIC की बात कही थी, तो 2018-19 के पहले जो LIC वगैरह थी और ऐसे जैसे ये आपका और डिफेंस का सेक्टर था, उसमें से क्या था कि मोर देन 51% होल्डिंग, शेयर होल्डिंग आपकी किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन अब क्या है, इनमें से भी आपको 100% FDI अलाउड कर दी गई है। ये आपको जो करंट सिनेरियो है आपको थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। तो इसमें से आपके 100% FDI अलाउ होने से क्या होता है कि अब कोई भी प्राइवेट कंपनी उसमें इन्वेस्ट करके उसके शेयर ले सकती है। तो हमारी कंपनी एक्ट में एक ये बात भी है कि अगर किसी के पास भी किसी कंपनी के मोर देन 51% शेयर है, मतलब कि 51% शेयर हैं, तो वो आपका उसका मेन ऑनर होगा। अगर जैसे मान लीजिए किसी का कोई कंपनी है, अगर मेरे पास उसके 51% शेयर हैं तो मेरी उस कंपनी में मेन ऑनरशिप या होल्डिंग रहेगी। ठीक है ना, ऑनरशिप तब की होती है, लेकिन उसका जो सोल प्रोप्राइटर या सोल ऑनरशिप होगी वो मेरे पास रहेगी अगर मेरे पास 51% शेयर होल्ड करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है कि जिन कंपनियों में गवर्नमेंट के 51% शेयर होते हैं या ऑफ द पेड अप कैपिटल, इसका ऑफ द
51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or by one or more state government and includes a company which is a subsidiary company or such a government company। जिस भी कंपनी हेलो में 50 हेलो सर। हेलो 51% से, हाँ सौरभ, सर, हम ये पूछ रहे हैं सर, लेकिन 51% कहाँ है सर? ये कहा जाता है ना कि जिसका मैक्सिमम शेयर है वही ओनर बनता है। 51% तो सर नहीं बहुत मैक्सिमम हो जाते ना। जैसे कि ऐसा नहीं होता प्राइवेट है। कंपनियों में ऐसा होता है ना कि सर जो जिसका मैक्सिमम शेयर्स होते हैं होल्ड करता है जो कंपनी के, वही ओनर बन जाता है उसका। और वो उसी के मैक्सिमम पास शेयर का मतलब होता है, देखिए मैक्सिमम शेयर अगर किसी के पास 50-50% शेयर होंगे तो वो तो बराबर के पार्टनरशिप हो गए। अगर मेरे पास 51% शेयर है तो मेरे पास किसी पर्सन से भी ज्यादा शेयर हैं तो उसकी ऑनरशिप मतलब की होल्डिंग मेरे पास होगी, फिर वो उसकी लेकिन राइट्स सर वो मेरे दो पास होंगे। लोगों में होगा ना। अब डायरेक्टर सर यहाँ पर ज्यादा हुए दो लोगों से। जैसे ज्यादा हैं, मान लीजिए कि 10 लोग हैं, किसी कंपनी में 10 मेंबर हैं। अब 10 मेंबर में से किसी के 5% शेयर हैं, किसी के 10% शेयर हैं, किसी के 15% शेयर हैं, तो ऐसे शेयर तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो किसी के पास एक शेयर होता है। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए का एक शेयर इश्यू किया तो आप उस पार्ट के ऑनर हैं। आप उस पार्ट के मतलब कि जो आपने एक शेयर लिया है तो कंपनी का जितना प्रॉफिट है उसमें एक शेयर का जितना आपका बनता है, आप उसके ऑनर हैं। अब चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है ना, तो वो आपके पास है। अब यही चीज अगर मेरे पास 51% शेयर है तो फिर उस पूरी कंपनी में, उसमें पूरी कंपनी में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबसे ज्यादा शेयर मेरा है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट या लॉस को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो उसकी मेन होल्डिंग मेरे पास रहेगी। वो प्रॉफिट से राइट सबके बराबर होंगे, सब कुछ बराबर होगा। अब उसमें से भी जो शेयर होते हैं वो कई तरह के होते हैं। आपने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर पढ़े होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके राइट्स अलग होते हैं और जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनके राइट्स अलग होते हैं। अब मेरे पास 51% शेयर हैं तो इसका मतलब कि मेन होल्डिंग मेरे पास है। अब मैं चाहूं अगर मैं जिसके पास भी अपने शेयर बेच दूंगा, अगर मैं अपने शेयर किसी दूसरे को कर दूं तो वो ऑनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर दी है, समझ रहे हैं। तो उसमें क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे तो उसकी ऑनरशिप मोस्टली मेरे पास रहेगी। आपके पास जिस भी कंपनी में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के मैक्सिमम शेयर होल्डर, अब यहाँ पर जैसे मैक्सिमम का मतलब होता है ये नहीं कि 90% या 80%, अगर 50% से ज्यादा मतलब कि 51%, 52%, 53%, यहाँ से आगे तक कुछ भी हो सकता है वो। तो वो अगर 51% से ज्यादा किसी कोई भी शेयर उसको होल्ड करता है तो वो उसके ऑनरशिप में करता है। अब जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट के हम बात 51%, कोई कंपनी है उसमें अगर 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब जस्ट इसी का उल्टा देख लीजिए, अगर 51% शेयर पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी का है तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। वो जैसे यहाँ पर आपने देखना है क्या लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब कि अगर 51%, जैसे बैंकों में इस समय क्या चल रहा है, ऐसे बहुत से बैंक हैं जिनको आपको लगता है कि उसमें वो गवर्नमेंट बैंक है, तो वो क्यों है, क्योंकि उनकी जो शेयर होल्डिंग पेड अप कैपिटल है वो 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास है। वही अब बहुत से प्राइवेट बैंक को जो मर्ज करके मिला दिया गया है या कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो आप देखेंगे कि वो प्राइवेटाइज का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने अपने जो पेड अप शेयर कैपिटल की होल्डिंग जो थी वो किसको दे दी है, प्राइवेट सेक्टर को। तो अब उसमें गवर्नमेंट के शेयर ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, गवर्नमेंट के शेयर कम होंगे, लेकिन अब उसमें वो प्राइवेट इसलिए बन गई क्योंकि अब उसका प्राइवेट सेक्टर का शेयर उसमें ज्यादा हो गया, इस वजह से है वो, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी होती है वो आपकी कहलाए गवर्नमेंट कंपनी। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो भारत देश के बाहर, जो अपनी कंट्री से बाहर है, हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner। देखिए फॉरेन कंपनी का मतलब है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका बाहर की, जैसे आउट ऑफ इंडिया की जो कोई कंपनी है
और उसका इंडिया में किसी भी तरह की एक्टिविटी बिजनेस की होती है। मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, अमेरिका की कंपनी अब वो इंडिया में बिजनेस करती है। अब इंडिया में बिजनेस करने से, हाँ सौरभ बोलिए। चलिए, तो अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है, ठीक, अब इंडिया में बिजनेस वो किसी भी तरह से, उसका मान लीजिए कोई एक ऑफिस यहाँ पर उन्होंने ओपन कर दिया, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के माध्यम से, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या कोई और फिजिकली मोड से, या कोई ऐसी बिजनेस है यहाँ पर उन्होंने कोई एक छोटा सा प्लांट डाल दिया। मतलब कि बिजनेस की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिया में हो रही है और उसकी कंपनी बाहर है, मतलब कि बाहर आउट ऑफ इंडिया की कोई भी कंपनी जिसकी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर इंडिया में चल रही है, वो कहलाएगी आपकी फॉरेन कंपनी। ठीक, जैसे यहाँ पर एक बैंक चलता है फॉरेन का, आरबीएस, ठीक, तो उसमें क्या है, वो यहाँ पर एक बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करते, तो उसके बैंक केवल चुनिंदा शहरों में हैं, तो उनके एक एक दो ब्रांचेस हैं। बाकी उसका जो मेन हेड सारा का बिजनेस वो कहाँ से, स्कॉटलैंड से उसका वो चलता है, उसका वो स्कॉटलैंड से चलता है। बाकी यहाँ पर इंडिया में उसकी 2-4 जगह कुछ ब्रांचेस हैं, तो हमारे पास वो कहलाएगी कौन सी, फॉरेन बैंक। अगर हम बोले वो कौन सी बैंक है, तो वो हमारे पास फॉरेन बैंक। अब जैसे यही जस्ट इसका वाइस वर्सा देख लीजिए, जैसे बीओबी है हमारे यहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर फॉरेन में कहीं भी ब्रांच है तो वो हमारे यहाँ फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी, उस कंट्री में फॉरेन ब्रांच कहलाएगी, फॉरेन कंपनी कहलाएगी जहां पर उसकी ब्रांच है। मतलब कि अगर इंडिया में कोई कंपनी है बाहर की तो वो फॉरेन कहलाएगी। अब उसकी बिजनेस एक्टिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, आइदर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, गुड्स प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, आईटी के थ्रू कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, भले ही सिंपली जैसे एक होता है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, फॉरेन से केवल पैसा ही यहाँ वहाँ करती है केवल उसका, तो वो अगर कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो भी आपकी फॉरेन कंपनी के तौर पर कहलाएगी। नेक्स्ट आते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनी का सब्सिडरी कंपनी। इसके बारे में हम लोग कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट कंपनी, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी इज ए कंपनी whose main business is holding securities of other companies purely for investment purpose। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज का मतलब होता है आपके इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर जो भी होते हैं। मतलब कि हर कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब इशू करती हैं। किस लिए, फंड रेज के लिए। तो बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, उनकी सिक्योरिटीज को परचेज कर लेती हैं, इसलिए केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। आप इस तरह से समझिए कि जैसे हमारे यहाँ आम्रपाली ग्रुप है या आप ओमैक्स ग्रुप है, ये रियल एस्टेट की कंपनी है। तो यहाँ पर बहुत से लोग, जो ये लोग ओमैक्स ग्रुप ये फ्लैट बनाता है, तो बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो केवल फ्लैट ले लेते हैं, और किस लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। वो उसमें दे डोंट रिसाइड ऑन दैट फ्लैट, वो उसमें रहते नहीं हैं, बट दे परचेज दैट फ्लैट ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। वो केवल उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रख लेते हैं, ठीक। तो इस तरह की भी बहुत सी कंपनी होती है। अब जैसे मान लीजिए टीसीएस ने अपने शेयर इशू किए, तो जरूरी नहीं है कि उसको केवल आम इन्वेस्टर्स ही खरीदे, जैसे ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स हम लोग हो गए, इसके शेयर्स कंपनी, दूसरी कंपनी, मतलब कि मान लीजिए कि जैसे कोई बीओबी के है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, ये लोग भी टीसीएस के शेयर परचेज कर लेते हैं। किस लिए, केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, कि अगर भविष्य में कभी उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो उसको बेनिफिट उसका ले सकते हैं। सो द इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डर हु इन टर्न शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस। इसका थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा इस समय म्यूचुअल फंड का एक कॉन्सेप्ट आया है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है,
आप जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड जिस कंपनी से लेते हैं, तो वो आपके फंड का क्या करती है, वो उस फंड को दूसरी कंपनियों के इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है। वो आपके फंड को दूसरे उसमें इन्वेस्ट कर देती है और फिर उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको वो देते हैं। इसमें याद रखिए कि जब आपको म्यूचुअल फंड में लेते हैं तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जब वो लोग अगर इक्विटी शेयर में, डिवेंचर्स में या जहां भी इन्वेस्ट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। लेकिन वो लोग एज ए रिस्क के तौर पर उसको इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत से फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं और जब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन वो पहले से ही कर लेते हैं। तो उस कैलकुलेशन के बाद ही जो आपसे वो फंड रेज करते हैं एज ए, जो आपको म्यूचुअल फंड के तौर पर देते हैं, तो वो आपको फंड लेकर के उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वहां जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको फिर उसी के तौर पर देते हैं, क्योंकि वहां पर हो सकता है उनको ज्यादा प्रॉफिट हो या लॉस हो। वहां पर उनको दोनों केसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड में भी प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रिस्क कम होता है। इसमें म्यूचुअल फंड में रिस्क आपका कम होता है। तो जो हम लोग ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब कि जैसे हम लोग ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स हैं तो हमारे बिहाफ पर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बिहाफ पर वो उस कंपनी में मनी को इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इस तरह की कंपनी होती है वो कहलाती है आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी। नाउ इन यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी लॉ देयर आर एट लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब जैसे यूएस का सपना अलग देखिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा ओपन एंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज दैट इज म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर देखिए लिखा है म्यूचुअल फंड। और एक होता है यूआईटी, अपने यहाँ भी चलता है यूटीआई, ठीक है ना, यूटीआई अपने यहाँ भी चलता है, म्यूचुअल फंड भी अपने यहाँ चलता है। तो ये सब क्या है, ये ऐसे कंपनीज होती हैं। जैसे आप इसमें देखें तो इंडिया बुल्स, एंजल ब्रोकिंग, ये सब क्या है, इंडिया बुल्स वगैरह है। जैसे एचडीएफसी का आपने म्यूचुअल फंड लिया, एसबीआई का म्यूचुअल फंड लिया, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपसे फंड इन्होंने रेज किया और जाकर के दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब ये आपको म्यूचुअल फंड के तौर पर आपसे फंड लेते हैं तो आपको कितना उनका कैलकुलेशन होता है उससे, हाँ आप कह सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं, ठीक। तो आपको क्या है, वो कम प्रॉफिट देते हैं क्योंकि वो उसमें एज ए रिस्क कैलकुलेट करके तब उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी। आगे आते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर एक्सक्यूज मी सर, तो सर ये लोग शेयर होल्डर्स से पूछते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इनसे पैसा, जिनसे पैसा लेते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी चॉइस मतलब लेते हैं या नहीं लेते हैं, अपना खुद कैलकुलेट करके खुद हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम ना शेयर होल्डर जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे हमें अगर शेयर में इन्वेस्ट करना है तो जैसे हमने इंडिया बुल्स का नाम लिया, अब इंडिया बुल्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पूछेंगे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपने कहा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उसमें केवल वो उनका जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है वो इंडिया बुल्स ले लेगा। बाकी शेयर का मतलब होता है कि अब आपका प्रॉफिट या लॉस अब आपका होगा। मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 रुपए के हिसाब से 100 शेयर ले लिए तो आपने 10,000 रुपए लगा दिया। अब अगर कल की डेट में जो आपका 100 रुपए का शेयर था वो 90 का हो गया, तो अब आपको 9,000 रुपए मिलेंगे। आपको अब 9,000, अगर वो 110 का हो गया, हाँ जी 110 का हो गया, तो आपको 11,000 रुपए मिलेंगे। तो शेयर होल्डर एक अलग बात होते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में रिस्क की कंडीशंस अलग होती हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें रिस्क की कंडीशंस अलग होती हैं और उसमें रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि उसमें वो लोग कुछ परसेंटेज भी डिसाइड करते हैं। आपको कुछ परसेंटेज उसमें देते हैं कि अगर आपका इस तरह से एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो आपको कितना आपका उसमें बेनिफिट हो सकता है। तो इसीलिए ये भी शेयर होल्डर में क्या होता है कि आप उसको शॉर्ट टर्म जैसे आज खरीदा कल बेच सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट लॉस जैसा भी समझना है वो आपका हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में कहा यह जाता है कि अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तभी उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है।
तो आपको ये इन्वेस्टमेंट के केसेस आपके अलग अलग हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड अलग केस है और आपका शेयर होल्डर अलग केस है। ठीक, तो सर ये म्यूचुअल फंड वाले पूछते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें, हमारी चॉइस मायने रखती है नहीं? हाँ बिल्कुल रखती है। एक्चुअली जब म्यूचुअल फंड आप लेते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है, आपको पहले से ही होता है। वो केवल सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है हर कंपनी अपने जैसे HDFC है, SBI है, ये लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड को अपने रिलीज करते हैं कि हमारी कंपनी, जैसे आप कभी बैंक में जाइएगा किसी, तो वहां पर कहेंगे, आप कहेंगे कि हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो कहेंगे ठीक है हम करवा देंगे आपका म्यूचुअल फंड में, आप बता देंगे। अब यही जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, कंपनी अपने जो है म्यूचुअल फंड खुद भी इशू करती हैं और जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं उनके भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है अगर उसके थ्रू आप जा रहे हैं तब क्या होगा, तब आपको वो सजेस्ट करेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे SBI का म्यूचुअल फंड लेना है, तो आप SBI वाले में भी जा सकते हैं। और अगर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास जाते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया या आपका इंडिया बुल्स वगैरह हो गया, इसके पास जाएंगे तो फिर वो आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी चॉइस है कि आप किसका लेना चाहते हैं। वो सारे आपको कैलकुलेशन बता सकते हैं कि आपको देखिए अगर इस कंपनी का म्यूचुअल फंड लेते हैं, इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो आप इसमें से इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में इसका इतना बेनिफिट मिलेगा, अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इतना बेनिफिट मिलेगा, वो पूरा रिकॉर्ड दिखा देंगे। लेकिन जैसे आप किसी कंपनी के पास जाएंगे तो वो फिर केवल अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। तो जो म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो आप उसको कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसको, वो आपकी चॉइस होती है कि आप मतलब कि मीडिएटर के थ्रू या जिसको ब्रोकर हम लोग बोलते हैं उसके थ्रू इन्वेस्ट करना, या आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्टर अच्छे हैं, आपकी कैलकुलेशन सब सही है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू, आप जैसे इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज होती हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो यस सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ सौरभ। हेलो सर, ये क्वेश्चन है सर, हुमना ने ये पूछा था कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर देते, उसके बाद वो हमसे राय लेते हैं नहीं लेते हैं, तो उसका क्वेश्चन ये था शायद। नहीं, हमने ये बस पूछा था कि मतलब जो म्यूचुअल फंड में जब हम अगर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास जाते हैं तो वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमसे पूछते हैं, नहीं पूछते हैं? देखिए, तो म्यूचुअल फंड भी तो एक ही तरीके की कंपनी है। नहीं, म्यूचुअल फंड जैसे अलग है। म्यूचुअल फंड एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। म्यूचुअल फंड जैसे आपके शेयर्स, बॉन्ड, ये सब होते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक तरह से ऐसा इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप क्या लेते हैं, आप LIC की कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉलिसी में कई तरह के होते हैं, उसमें रिस्क कुछ इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे आपने जीवन बीमा लिया तो जीवन बीमा में जैसे बिल्कुल क्या होता है कि रिस्क फ्री होता है, लेकिन उनकी ऐसी और बहुत सी पॉलिसी होती है जिसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस लिया, उसमें रिटर्न आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले रखी है जिसका रिटर्न ज्यादा है तो फिर उसमें रिस्क भी होते हैं। तो वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कोई एक कंपनी नहीं है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, आपके बॉन्ड्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, ये इस तरह का होता है। तो जैसे आप बात करते हैं कि उन्होंने हमसे पूछा कि नहीं पूछा, जब म्यूचुअल फंड में अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी पूछते हैं कि आप किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, बाइक का, कार का, लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आप क्या एनालिसिस करते हैं कि किस कंपनी का प्रीमियम सही है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जब हम क्लेम करते हैं तो किसमें रूल्स रेगुलेशंस कम हैं, कौन क्लेम जल्दी दे देता है, ये सब देखते हैं जब इंश्योरेंस लेते हैं। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड की कंपनी जो होती है, तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ये आप देखेंगे कि कौन सी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, किसका रिटर्न अच्छा है। क्योंकि कभी कभी कुछ कंपनीज होती हैं रिटर्न ज़्यादा देती हैं और कुछ कंपनी होती है रिटर्न कम देती हैं, वो उनका अपना कैलकुलेशन होता है।
अब जैसे अगर ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास ऐसे बहुत से ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अपने थ्रू जाएंगे, आप अपनी कंपनी का एनालिसिस करेंगे, 1 का 2 का 3 का, उनके पास क्या होता है, उनका काम ही यही है, तो वो आपको इसमें करिए। अब जैसे कि सौरभ ने पूछा कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद सजेशन लेंगे, जैसे आपने LIC ले ली, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, तो फिर अगर हम आपको सजेस्ट करेंगे तब क्या फिर आप लेंगे? सीधी सी बात है। ये म्यूचुअल फंड आपका बहुत ही कम रिस्की होता है। इसी वजह से जो शेयर होता है, तो आप शेयर को आज आपने रिलायंस का खरीदा, कल TCS का खरीद लीजिए, परसों आप विप्रो का खरीद लीजिए, नौसो अडानी का खरीद लीजिए, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात होती है, तो म्यूचुअल फंड में चूंकि एक पर्टिकुलर रेट होता है, तो आपको फिर उसमें रिटर्न, मान लीजिए आज आपने लिया, कल उसको बेच दिया, तो फिर आपको रिटर्न क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्ट तो रिटर्न के लिए कर रहे हैं ना। तो इसीलिए जो म्यूचुअल फंड होता है एज ए लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। अगर बात की बात हो कि आप करने को, तो देखिए म्यूचुअल फंड की कुछ कंडीशन होती है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक टाइम टेन्योर होता है कि आप उस टाइम टेन्योर के अंदर निकाल लीजिए, और कुछ ऐसे होते हैं टाइम टेन्योर के पहले निकालना चाहते हैं, तो फिर उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, मान लीजिए कि आपको लगता है कि हमने जिसमें इन्वेस्ट किया था वो अच्छा नहीं है, अब टाइम टेन्योर के पहले आपको निकालना चाहते हैं, तो जो कंडीशंस होती हैं उसको फॉलो कीजिए, तो फिर आपको रिटर्न उसी हिसाब से मिलेगा। हो सकता है रिटर्न ना भी मिले, ये कंडीशन डिपेंड करेगा। तो आप क्या करते हैं, उसी हिसाब से फिर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अच्छा सर, अगर SBI का म्यूचुअल फंड है तो वो सिर्फ SBI में ही इन्वेस्ट करेगा या किसी और कंपनी ना में ना भी? ना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने SBI का म्यूचुअल फंड लिया, तो इसका मतलब कि आपने SBI का म्यूचुअल फंड तो ले लिया, अब SBI ने आपसे पैसा लिया है, SBI ने आपसे पैसा लिया, अब वो SBI आपके उस पैसे का शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकती है, डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, SBI ने इन्वेस्ट नहीं किया म्यूचुअल फंड में, SBI आपके फंड का किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है वो। तो सर सिर्फ वो SBI के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगी मेरा पैसा, या दूसरी कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करेगी? वो दूसरे में भी कर सकती है, किसी में भी कर सकती है, अपने में भी कर सकती है, दूसरे में भी कर सकती है, उसके लिए वो लायबल नहीं। म्यूचुअल फंड का मतलब ये तो नहीं होता। SBI म्यूचुअल फंड खुद में अपने आप में इन्वेस्टमेंट कंपनी है? हाँ, आप कह सकते हैं HDFC खुद में अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, HDFC हो गई, एक्सिस बैंक हो गए, ICICI हो गए, SBI हो गई, ये सब मोस्टली ऐसी हैं। इसके अलावा जो बहुत सी कंपनी, अब जैसे हम एंजल ब्रोकिंग या इंडिया बुल्स के नाम बता रहे हैं, ये ब्रोकरेज कंपनियां हैं, ये इनकी कंपनियों के वो नहीं होते हैं, ये दूसरी कंपनी में स्थित हैं। लेकिन हाँ, कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी को लिस्ट करवा लेते हैं, तो हो सकता है उनका चल जाए, लेकिन सभी ब्रोकर ये एज ए अगर ब्रोकर के तौर पर लिस्टेड हैं तो ब्रोकरेज का काम करेंगे, अगर एज ए कंपनी एक्ट के तहत लिस्टेड हैं तो फिर वो कंपनी का काम करेंगे। तब उसमें कंडीशन में क्या होता है कि ब्रोकर और कंपनी दोनों का काम कर सकते हैं, वो जैसी उनकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से करेंगे। अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि SBI का अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया तो क्या वो SBI में इन्वेस्ट करेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। SBI ने अगर आपको म्यूचुअल फंड के लिए आपसे पैसा लिया है तो वो पैसा वो किसी में भी इन्वेस्ट, वो रिलायंस में भी इन्वेस्ट कर सकता है, TCS में, विप्रो में, जहां भी चाहे उसको इन्वेस्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो केवल SBI के उसमें प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करें। अगर उसको लगता है कि उसका प्रोजेक्ट आने वाला है, वो उसमें ज्यादा फायदा तो SBI का होगा तो SBI में इन्वेस्ट कर देगा, अगर दूसरे में उसको बेनिफिट देखता है तो उसको दूसरे में बेनिफिट कर वो इन्वेस्ट कर देगा। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं किसी भी कंपनी के लिए। ठीक, तो आई थिंक कि टाइम हो गया है आज के लिए, बस इतना ही। अब अगर और किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। हेलो सर, मेरी क्वेरी है सर। हाँ सर, आप बोलिए। सर ऐसा है, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सर बोनस और डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट मिलता है, तो हमें वो मिलेगा या फिर वो इसका किसमें? जो, अगर सर जैसे कि जो म्यूचुअल फंड है उसने इन्वेस्ट किया स्टॉक में, इक्विटी में। इक्विटी देखो, मैंने अभी क्या बताया, इक्विटी अलग चीज है, म्यूचुअल फंड दोनों अलग चीज है। जैसे जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर में डिविडेंड के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड पे करती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा, वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ BOD है उस पर डिपेंड करेगा, अगर वो देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा, उसमें ऐसी कंडीशंस नहीं होती है। सर ऐसा है ना कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट, तभी तो आपको रिटर्न दे पाएंगे ना जब वो इन्वेस्ट करेंगे कहीं और। बिल्कुल तो एग्जैक्टली।
वो स्टॉक तो मार्केट में सर जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो जब कंपनी डिक्लेयर करती है बोनस और डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट, तो वो हमको मिलेगा उसका प्रॉफिट या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, वो चाहेगी तो आपको दे सकती है, लेकिन वो अगर उसने शेयर मार्केट में या जहां कहीं भी इन्वेस्ट किया, वो इसीलिए तो इन्वेस्ट करते हैं। अगर वही सारी चीज वो सारा उठा करके आपको दे देंगे तो फिर वो म्यूचुअल फंड लेने का उनका फिर फायदा क्या रहेगा? वो मान लीजिए उनको जो प्रॉफिट मिला तो वो उन पर डिपेंड करेगा कि वो आपको कितना प्रॉफिट देना चाहते हैं। जैसे उनको डिविडेंड मिला, मान लीजिए आपने 5 साल का कोई म्यूचुअल फंड लिया, अब 5 साल में उनको 5 साल का रिटर्न मिला प्लस डिविडेंड भी मिला, और आपको जो उन्होंने म्यूचुअल फंड किया था वो 10% के हिसाब से दिया था, तो हो सकता है कि वो आपको 10 की जगह थोड़ा बहुत बढ़ा करके दे दें। ये उसके ऊपर डिपेंड करे। वो बॉन्ड नहीं है उसके लिए कि आपको वो जो उसको डिविडेंड मिला है वो आपको मिले, ऐसा बॉन्ड नहीं है उसके ऊपर। वो कोई वो नहीं है, लीगली बाउंडेड नहीं है वो। लेकिन सर जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके जो पॉलिसीज में पहले ही लिखा होता है कि जितना भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तुम्हें जितना भी बाद में रिटर्न मिलेगा ईयरली का, ईयरली में वो 1% या फिर 1.5% या 0.5% जितना भी लेते हैं वो लेंगे। वो ये लिख के बेचते हैं, तो उसमें सर उनको आगे नहीं बनता वो हमारा डिविडेंड और बोनस और स्प्लिट लेगा, प्रॉफिट ले ले, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पॉलिसी में लिख रखा है ना कि हम तुम्हारा 1% लेंगे जितना ही प्रॉफिट का होगा, 1%, 0.5%। हाँ, तो वो तो उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया है ना, तो वो तो लेंगे ही लेंगे। मैंने बताया ना कि कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हैं। वो इसीलिए हमारे पास जो सेबी है उसमें सबके लिए उन्होंने एक्ट बना रखा है कि आप कितना जो चार्जेस लेते हैं तो वो आप सब पहले इन्वेस्टर्स को बता दीजिए। अभी देखिए एक ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कौन सी, सहारा, सुब्रतो राय सहारा, जिसमें जेल गए थे, उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इन्वेस्टर से कहा है कि आप जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, आप 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया डेली का जो भी देते हैं, हम आपको इतना अमाउंट देंगे, ठीक है ना। इसके बाद वो उस पैसे का कोई पता नहीं चला, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट होता है, लोग भूल जाते हैं, तो इसी चक्कर में उनको जेल जाना था। तो जैसे आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसको अगर डिविडेंड मिलता है तो बॉन्डेड नहीं है, वो जो आपको लिख करके देगी वो केवल उसके लिए बॉन्ड है, वो केवल उस चीज के लिए बाउंडेड है जो आपको लिख करके म्यूचुअल फंड में देता है कि आपको इतना इतना दिया जाएगा, आपको ये से लिया जाएगा, ये सारा ये। बाकी लीगली वो कुछ ऐसा नहीं है वो कि आपको जो उसको प्रॉफिट है। तो वो इसीलिए तो म्यूचुअल फंड में लोग रिस्क नहीं होता, इसीलिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको रिटर्न तो मिल ही रहा है, उनको रिटर्न तो मिल ही रहा है और रिस्क भी नहीं रहा है। लेकिन वो लोग जो आपको पैसे का आगे इन्वेस्ट करते हैं वो लोग रिस्क लेते हैं, इस वजह से उनको हायर प्रॉफिट होता है। तो वो आपके फंड से आपको भी प्रॉफिट देते हैं और अपने भी प्रॉफिट लेते हैं, इस तरह से होता है। एनी मोर क्वेरी? चलिए, सभी लोग प्लीज अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स पर अटेंडेंस के लिए। जो लोग बाद में आए हैं वो लोग अपना नाम लिख दीजिए। लक्ष्य, हाँ बोलिए।